हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दी वाइबिंग बीस चैनल पर। आज हम मोस्ट हाइप्ड एनीमे सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सोलो लेवलिंग का एपिसोड 3 साल पहले शुरू होता है, जब एक नौसेना अधिकारी अपने कप्तान से पूछता है कि वे वर्तमान लड़ाई में भाग क्यों नहीं ले रहे हैं। कप्तान अधिकारी से कहता है कि बेहतर होगा कि इसे शिकारियों को संभालने दिया जाए। फिर हम बड़ी चींटियों की सेना से लड़ने वाले कई निम्न श्रेणी के शिकारियों के पास चले जाते हैं। चींटियां उन पर हावी हो जाती हैं, लेकिन एस रैंक शिकारी आते हैं और उनका समर्थन करते हैं। कहीं और गिल्ड मास्टर चोई और उनके लोग चींटियों की एक अलग सेना से लड़ते हैं। यहीं पर हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में और अधिक सीखते हैं। 10 साल पहले कई द्वार प्रकट हुए जो मानव संसार को एक वैकल्पिक आयाम से जोड़ते थे। प्रत्येक द्वार के पीछे विचित्र जीव रहते हैं जिन्हें जादुई जानवर कहा जाता है, जो मानव हथियारों से प्रतिरक्षित हैं। जागृत क्षमताओं वाले मनुष्यों को शिकारी कहा जाता है। उन्हें उनसे लड़ने के लिए नियुक्त किया जाता है। उनकी जादुई शक्ति के आधार पर उन्हें एस से ए तक रैंक किया गया है। एक बार अपनी शक्तियों को जागृत करने के बाद शिकारी अधिक ताकत हासिल नहीं कर सकते। 3 साल बाद पाक और किम नाम के 2 लोग जीवन में आ जाते हैं। किम को आश्चर्य होता है कि पाक अभी भी छापेमारी में क्यों भाग ले रहा है, और पाक का कहना है कि वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए पैसा कमाना चाहता है। अचानक सोलो लेवलिंग का नायक सुन जिनवो आता है और किम उसका स्वागत करता है। किम का कहना है कि पाक सुंग अब तक के सबसे कमजोर शिकारियों में से एक है, और अगर सुंग कभी किसी छापे से निपटता है तो यह आसान होने की संभावना है। सुंग की मुलाकात जूही नाम के एक साथी शिकारी से होती है, जो सवाल करता है कि वह इतना परेशान क्यों है। सुंग ने ई रैंक कालकोठरी के साथ अपने अनुभव का विवरण दिया। हालांकि एस रैंक शिकारी उसके साथ थे, लेकिन उन्होंने छापे के लिए किसी मरहम लगाने वाले को साथ लाने के बारे में नहीं सोचा। जूही को लगता है कि यह एस रैंक हंटर्स की ओर से एक स्वार्थी विकल्प था, लेकिन सुंग का कहना है कि कमजोर होने के कारण उसके साथ खराब व्यवहार किया जाता है। जूही और सुंग अपने नेता सोंग चियोल द्वारा आयोजित एक छापा बैठक में भाग लेते हैं। अपने साथी शिकारियों का अभिवादन करने के बाद सोंग, सुंग और अन्य लोग एक गेट से होकर यात्रा करते हैं। अन्यत्र एक व्यक्ति चेयरमैन गो का स्वागत करता है और चर्चा करता है कि प्रशासन के साथ उसकी बैठक में चीजें कैसी रहीं। गो का कहना है कि प्रशासक कालकोठरी टूटने को लेकर चिंतित हैं। हालांकि वे चाहते हैं कि शिकारी हर कालकोठरी के अंदर मूल्यवान वस्तुएं इकट्ठा करते रहें। गो को लगता है कि यह तर्कसंगत है, क्योंकि शिकारी अपने पास मौजूद संसाधनों को बेचकर जीविकोपार्जन करते हैं। वह अपने साथी को एक सार पत्थर दिखाता है, जिसे शिकारी जादुई जानवरों से इकट्ठा करते हैं, जिन्हें वे हरा देते हैं। हम सुन के परिप्रेक्ष्य में स्थानांतरित हो गए हैं। उसे कालकोठरी के जादुई जानवरों से अपना बचाव करने में परेशानी हो रही है। पाक सुन को बचाता है और कहता है कि वह इस कालकोठरी के अन्य जादुई जानवरों का सामना करने की योजना बना रहा है। वह जूही को सुन की देखभाल करने के लिए कहता है। हम वो और उसके साथी के पास लौटते हैं और सार पत्थरों पर अधिक चर्चा करते हैं। उनका कहना है कि सार पत्थरों को शक्तिशाली हथियारों और गियर में बदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त शिकारियों को मन क्रिस्टल का सामना करना पड़ सकता है, जिनके समान अनुप्रयोग हैं, लेकिन वो का कहना है कि वे कम शक्तिशाली हैं। उनका कहना है कि सरकार दुनिया के लिए एक आदर्श स्वच्छ ऊर्जा स्रोत का उत्पादन करने के लिए सार पत्थरों और मैना क्रिस्टल का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के तरीके पर काम कर रही है। इस बीच सोंग और अन्य शिकारी कालकोठरी के मालिक को हरा देते हैं और जश्न मनाते हैं। जैसे ही सुन देखता है, जूही को लगता है कि सुन को शिकारी जीवन शैली जारी नहीं रखनी चाहिए, और वह उसे इस अभियान के दौरान लगी चोटों के बारे में याद दिलाता है। सुन माफी मांगता है और चाहता है कि वह महज ई रैंक एसेंस स्टोन से ज्यादा कुछ हासिल कर पाता। कई शिकारी एक गुफा की खोज करते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या ये किसी अन्य कालकोठरी की ओर ले जाएगी। सोंग सुझाव देता है कि वे इस दूसरे कालकोठरी से निपटने से पहले हंटर एसोसिएशन से सुनने का इंतजार करें। हालांकि पाक को लगता है कि इसे सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि यह डी रैंक कालकोठरी से जुड़ा है। सोंग हर किसी से इस पर वोट करने के लिए कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए या मान लेना चाहिए। 6 शिकारी हाँ कहते हैं, जबकि बाकी आधे नहीं कहते हैं, जिससे सुन को समूह के लिए निर्णय लेना पड़ता है। चूंकि सुन का परिवार अब तक संकट में है, वह सोंग से कहता है कि उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। अन्यत्र हम एक एजेंट और चोई को एक बी रैंक शिकारी और 2 सी रैंक शिकारी से जुड़े मामलों पर चर्चा करते हुए देखते हैं। ये खबर सुनकर चोई खुश हो गई और उसने एजेंट से कहा कि अगर वे उसे संपत्ति की तरह लगते हैं तो वह उन्हें एक प्रस्ताव दे। हालांकि उन्हें लगता है कि इन शिकारियों की तुलना एस रैंक शिकारी चाहे इनसे नहीं की जाएगी। चाहे इनको 2 चोरों को रोकते हुए देखने के बाद हम सुंग और अन्य लोगों की ओर रुख करते हैं, जो दूसरे कालकोठरी के मालिक से लड़ने के रास्ते पर हैं। जूही अपने निर्णय के कारण सुंग से निराश है। हमारे शिकारी कालकोठरी मालिक के कक्ष में पहुंचते हैं और हम कई नए जागृत शिकारियों का वस्तुतः स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं। वह उनकी दुनिया के इतिहास के बारे में दरवाजों से लेकर उनके पीछे मौजूद कालकोठरियों तक के बारे में चर्चा करता है। इसके अतिरिक्त वह जानता है कि कुछ लोग शिकार का रास्ता चुनेंगे जबकि अन्य बाहर निकल जाएंगे। वह महत्वाकांक्षी शिकारियों से कहता है कि सावधानी से काम करना और उनके द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक हमले से डरना सबसे अच्छा है।
सॉन्ग सुंग और अन्य लोग कालकोठरी में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि यह पिछली कालकोठरी से अलग दिखती है जिस पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। कोई व्यक्ति सॉन्ग को एक प्राचीन ग्रंथ के बारे में बताता है और सॉन्ग उसे पंक्ति दर पंक्ति पढ़ता है। इस बीच जूही कालकोठरी की एक मूर्ति को लेकर सतर्क है। एक बार जब सॉन्ग धर्मग्रंथ पढ़ना समाप्त कर लेता है तो प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। शिकारियों में से एक निकलने का प्रयास करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद कालकोठरी की एक मूर्ति द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हर कोई मूर्तियों के बारे में चिंतित है, जिसमें सुंग भी शामिल है जो उस मूर्ति के बारे में चिंतित है जिसने जूही का ध्यान खींचा है। सुंग साथ ही शिकारियों के साथ अपने पूर्व कालकोठरी छापेमारी के अनुभवों को दर्शाता है। वह बताता है कि कैसे दूसरे शिकारी उससे बेहतर अनुभव लेकर चले जाएंगे। सुंग का कहना है कि कालकोठरी में अपने खराब अनुभव के बावजूद उन्होंने अवसरों और खतरनाक परिदृश्यों से संबंधित विवरणों पर गहरी नजर विकसित की है। प्रतिमा अपनी आंख से एक लेजर छोड़ती है और इस प्रक्रिया में कुछ शिकारियों को नष्ट कर देती है। एपिसोड तब सुंग के सवाल के साथ समाप्त होता है कि क्या वह और उसके सहयोगी अपनी जान बचाकर इस जगह से भागेंगे। वेबटून मैनहवा कितना प्रिय है, इसके कारण सोलो लेवलिंग इस सीजन में कई प्रशंसकों की सबसे प्रत्याशित एनीमे है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट में मोस्ट हाइप्ड एनीमे कैरेक्टर का नाम बताइए। तब तक के लिए टाटा।